अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। थोड़ा सा डिले हो गया। तो चैप्टर नंबर 4 बेसिकली हमारे पास क्या है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी आपके सामने लिस्ट डाउन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ स्टेटमेंट हम देखेंगे कि जो इफ़ स्टेटमेंट है हमारी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद फिर हम उसका यूज़ देखेंगे। फिर इफ़ और एल्स इफ़ का यूज़ और उनका स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम स्विच केस स्टेटमेंट देखेंगे और देन फिर हम आखिर में नेस्टेड स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि नेस्टिंग का मतलब क्या होता है और उनको जो है वो हम प्रोग्राम कैसे करते हैं। और पहले उसका जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे और देन फिर हम सारी चीज़ों को जो है वो प्रोग्राम करेंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि पहले थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको समझा दूं और देन फिर हम उसको जो है वो प्रोग्राम भी करेंगे साथ साथ। तो कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट समझने के लिए आपने अभी तक काफ़ी सारे प्रोग्राम देखे। तो हमारा जो प्रोग्राम रन करता है वो हमारा बेसिकली प्रोग्राम रन करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो लाइन बाय लाइन जब हमारा प्रोग्राम रन करता है उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं पे कंडीशनल या कंट्रोल स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। एक्चुअली ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट का वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस सेंस में कि ज़्यादातर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का ही वर्ड यूज़ करते हैं और जितनी भी हम यहाँ पे टर्म्स जो है वो इफ़ और एल्स इफ़ यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं कंडीशन को चेक करने के काम आती हैं। और इन कंडीशन की बेस पे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है। यानी कि अगर हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को कहीं ट्रांसफ़र होना होगा किसी जो है वो, लेट मी, यानी कि ये हमारा अगर प्रोग्राम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल लाइन ऑफ कोड के ऊपर हमारा प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ की कंडीशन यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कोई इसके अंदर जो है वो चेक देते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस बॉडी ऑफ द इफ़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वरना क्या होगा, वरना जो है वो एल्स का ब्लॉक रन होगा। तो अभी आपको ये इफ़ एल्स समझ में ही नहीं आ रहा होगा। बेसिकली आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हमारे पास ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं या हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को एक लाइन से किसी लाइन पे के ऊपर डायरेक्टली जंप करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ़ के अंदर लाइन नंबर 10 के अंदर इफ़ यूज़ हुआ हुआ है तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे ये आपके प्रोग्राम को डायरेक्टली जंप करवा देगी लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 200 पर या किसी भी लाइन स्पेसिफिक लाइन के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंडीशंस चेक हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट मोस्ट कंडीशन की बात करते हैं, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन हमारे पास क्या होती है, जैसे हम जनरल अपनी लाइफ से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम अपनी रियल लाइफ के अंदर इफ़ कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें इफ़ का सिंपल मतलब क्या होता है, इफ़ का उर्दू में मतलब होता है अगर। ठीक है। तो हम अपनी जर्नल लाइफ में या डेली लाइफ में इस वर्ड को कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें कोई ना कोई कंडीशन चेक करनी होती है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ इफ़ आई विल वर्क हार्ड आई विल सक्सीड। ठीक है। या आई विल विन भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है। इफ़ आई विल वर्क हार्ड आई विल विन। अब यहाँ पे जो कंडीशन है विन की, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो सारी डिपेंड कर रही है आपकी वर्क हार्ड के ऊपर। ठीक है। वर्क हार्ड की जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। आप विन कब करेंगे, जब आप वर्क हार्ड करेंगे। तो अगर वर्क हार्ड ट्रू होगा यानी कि अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो विन करेंगे, और अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे, अगर ये फॉल्स होगा यानी कि अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो आप नॉट विन या लूज़ कर जाएंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल हम अपनी प्रोग्राम के अंदर जो है वो इफ़ की कंडीशन को यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ चेक करनी होती है और उस चीज़ के चेक करने के बाद हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन करना होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो इफ़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप लिखते हैं इफ़ और ब्रैकेट में आप देते हैं कंडीशन।
ठीक है, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ये कंडीशन जो है वो आपकी ग्रेटर देन, लेस देन, ज़्यादातर रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर बेस करती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, तो आपके पास ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होता है। ठीक है, इसमें आप जो भी लिखेंगे वो सारा आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप समझ लें कि ये जो है ये गेट का काम करता है, या पास का काम करता है, या कार्ड का काम करता है। अगर आपका जो है वो ट्रू होगा तो आप इस प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप दाखिल नहीं हो सकते। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि इफ़ जो है वो हमारा किस तरीके से काम करता है। हम सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं अपने डेफ C++ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h and hash include conio.h। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर मेन, आप इंट मेन भी लिख सकते हैं और वाइड मेन भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल दोनों का सेम ही मतलब है, वैसे इंट मेन और वाइड मेन अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल एक प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम क्या चेक कर रहा है, प्रोग्राम यूजिंग इफ checking if number is greater than 0, या इसके बजाय हम बना लेते हैं if number is पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दो चीज़ें मैं आपको साथ सिखा दूंगा। सबसे पहले इफ़ सिखाऊंगा और फिर उसके साथ इफ़ एल्स भी सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने से पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं इंट नम। फिर हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं प्रिंट एफ इनपुट एनी नंबर। यूज़र से हम कह रहे हैं कि कोई भी नंबर एंटर कर दे, और उसको हम इनपुट ले लेते हैं स्कैन एफ %d कॉमा %num। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, अब हम कंडीशन चेक करते हैं। ये %d कोटेशन मार्क्स में आएगा। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले देखें कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव है तो वो ज़ीरो से ग्रेटर होता है, और नंबर अगर नेगेटिव है तो वो ज़ीरो से लेसर होता है। तो हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि इफ़ के आगे हम लगाते हैं कंडीशन। अब हमने यूज़र से किस वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया है, यूज़र से हमने num के वेरिएबल में इनपुट लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस यानी कि इसकी प्रेमिसेस या इसका जो है वो एक बॉडी सेट कर देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने ये लाइन ऑफ कोड को रन करना है। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ पॉजिटिव। सही है जी। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट ch
और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा इसको। ओप्स, कंट्रोल एस, सी सोर्स फाइल, ठीक है। और इसका हम नाम रख देते हैं इफ़ स्टेटमेंट, और इसको कर देते हैं हम सेव, एंड होपफुली हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। हम इसको करते हैं रन। एंड नाउ यहाँ पर देखिए दे रहा है इनपुट इंटर एनी नंबर। इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्लैश एन लगा देते हैं ताकि प्रोग्राम की विजिबिलिटी बेहतर हो जाए और कोई इसमें नहीं होगा इस स्लैश एन से। अब देखें यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में इनपुट मांग रहा है, इनपुट इंटर एनी नंबर। मैंने नंबर एंटर किया 4। जैसे ही मैंने 4 एंटर किया तो यहाँ पर आप देखें कि मुझे स्क्रीन के ऊपर मैसेज क्या मिला, द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ 4, ठीक है। द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ 4। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, ये कंडीशन चेक हो रही है 4 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे नम के अंदर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया था वो बेसिकली क्या था, इसके अंदर सेव हुआ। इसके अंदर सेव होने के बाद यहाँ पे कंडीशन में चेक होने के लिए आया, और कंडीशन में जब चेक होने के लिए आया तो कंपाइलर ने इसको किस तरह से जो है वो देखा, कंपाइलर ने इसको ऐसे देखा जैसे अभी मैंने 4 एंटर किया था। तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0, 4 की जो कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो गई। तो जब ट्रू हो गई तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अब हम इसी कंडीशन को जो है वो दोबारा से चेक करते हैं और हम इसको दोबारा से फॉल्स करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन किया और अब मैंने वैल्यू क्या दी, -4 दी। जब मैंने -4 वैल्यू दी तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं दिख रहा। उसका रीज़न ये है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशन क्या सेट की है, इफ़ की कंडीशन सेट की है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर क्या करो। तो जाहिर सी बात है फॉल्स की कंडीशन के लिए हमें जो चीज़ यूज़ करनी होती है उसको हम कहते हैं एल्स, ठीक है। तो इफ़ को एल्स के साथ समझना बहुत आसान है। इसको जो है वो हम आसानी से इस लिहाज से समझ सकते हैं कि इफ़ और एल्स हमारे पास साथ यूज़ होते हैं। तो अगर एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है और वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो डेफिनेटली दूसरी कंडीशन में वो लेस देन 0 होगा। एल्स में हम जो है वो कंडीशन नहीं लगाते, कंडीशन हम हमेशा इफ़ में लगाते हैं। और हम ये सपोज़ करते हैं कि इफ़ की कंडीशन जब जब ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ठीक है। तो एल्स होता है फॉल्स की कंडीशन की सूरत में। तो यहाँ पर हम सेम लाइन ऑफ कोड प्रिंट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर देते हैं, द नंबर इज़ एंटर्ड बाय यूज़र इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल किस तरह से होगा, अब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल होगा कि इफ़ की कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली लाइन ऑफ कोड रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली लाइन ऑफ कोड रन होगी, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, F11, इनपुट एंटर एनी नंबर। सबसे पहले मैंने एक नंबर एंटर किया 5, तो यहाँ पे आपको देखें क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाली लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है, द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ पॉजिटिव। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5। जब मैंने यहाँ पे -5 लिखा तो देखिए हमारे पास कौन सी कंडीशन रन हो रही है, एल्स वाली कंडीशन रन हो रही है। जो एल्स में मैंने लिखा था द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ नेगेटिव, तो इसने सबसे पहले इफ़ की कंडीशन को चेक किया, फॉल्स थी तो डेफिनेटली एल्स वाली कंडीशन रन होगी, ठीक है। इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स हो तो फिर एल्स वाली कंडीशन रन होती है। और उसके बाद हमारे पास अगर इफ़ और एल्स के अलावा भी कोई कंडीशन हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ़ लगाएंगे। जैसे इसी प्रोग्राम में मैं आपको एल्स इफ़ भी लगा के दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
यूज़र ने जो है वो या तो एंटर किया नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो या तो नंबर एंटर किया लेस देन ज़ीरो, लेकिन अगर यूज़र ने ज़ीरो एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखें द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ नेगेटिव दे रहा है, जबकि हमें पता है कि जो ज़ीरो है एक्चुअल में वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो इज़ जस्ट द एब्सेंस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ज़ीरो के लिए भी एक कंडीशन बना देते हैं, यानी कि टोटल हमारी तीन कंडीशन बन जाएंगी। एल्स इफ, यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर नम की वैल्यू डबल इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि अगर नम की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर है, तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट कर दो, यूज़र एंटर्ड ज़ीरो। ठीक है, अब ये ज़ीरो की वैल्यू हो गई और ये पॉजिटिव नंबर के लिए हो गया। ओके, नाउ अगेन, अब अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है और एक नंबर ज़ीरो नहीं है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेम लाइन ऑफ कोड को प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं नेगेटिव। सही है। अब देखें यहाँ पे तीन कंडीशंस आ गई, पॉजिटिव की, ज़ीरो की और नेगेटिव की। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, फॉर नेगेटिव वैल्यू। आपके जहन में हो सकता है आ रहा हो कि यहाँ पे सर ने n इज़ लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों नहीं लिखा। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि इस एक तो इसके अंदर हम कंडीशन लिखते ही नहीं है, और दूसरा ये है कि जब जाहिर सी बात है ये भी फॉल्स होगी और ये भी फॉल्स होगी, तो यही वाली कंडीशन चलेगी। एल सिफ अगर सारे रॉन्ग हो जाएं, एल सिफ आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए, और अगर जितने एल सिफ हैं वो सब रॉन्ग होते हैं तो फिर आखिर में एल्स चलता है। सही है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव वैल्यू एंटर करता हूँ, द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ पॉजिटिव। उसके बाद मैं क्या एंटर करता हूँ, एक नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूँ -56। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र एंटर्ड ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है, एल्सिफ वाला। सबसे पहले आपका जो कंपाइलर है वो इस कंडीशन को चेक कर रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्सिफ को चेक कर रहा है, अगर एल्सिफ की कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, तो फिर यहाँ पे ये क्या चेक कर रहा है, एल्स की कंडीशन को चेक नहीं कर रहा बल्कि डायरेक्टली रन कर रहा है। और हमारे पास यही तीन नंबर्स होते हैं, या तो ज़ीरो होता है, या पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है। तो दिस इज़ योर कवरिंग ऑफ बेसिकली 3 to 4 टॉपिक्स। ठीक है, और ये हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्ट्रक्चर को देख लिया, फिर हमने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखा, यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट देखा, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इफ़ एल्स आपका अगर कंडीशन इफ़ की रॉन्ग होती है, फॉल्स होती है, तो फिर एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। और अगर आपका जो है वो मल्टीपल आपने कंडीशंस देनी हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्स इफ आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप यूज़ ऑफ एल्स इफ करते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में डिटेल से मैंने प्रोग्राम डायरेक्टली आपको बनवा दिया है, आप इससे जो है वो ख़ुद से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर आपको जो है वो और थोड़ा सा डिटेल से करना है तो मैं इसका जो है वो आपको एक आध प्रोग्राम और भी बनवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ओके। तो आई होप कि आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा। एल सिफ का हम एक छोटा सा प्रोग्राम और भी बना लेते हैं, ताकि आपका जो है वो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। एल सिफ का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर एल सिफ का हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आता है इफ़, और इफ़ के बाद आती है कंडीशन। ठीक है, और ये कंडीशन होती है कंडीशन नंबर 1, और ये होता है इसकी बॉडी। यानी कि अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू होगी, बॉडी विल एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। ये सिर्फ कब रन होगी, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। एल्स इफ़
अगर आपके पास दूसरी कंडीशन है, ठीक है, फिर इसकी बॉडी भी एग्जैक्टली तब रन होगी जब आपकी कंडीशन नंबर 2 रन होगी। फिर उसके बाद एल्स इफ और कंडीशन 3। अब आपके पास जितनी भी कंडीशंस हैं आप उतने एल्स लगा सकते हैं, इसमें कोई क़ैद नहीं है कि आपने जो है वो 4 एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं। जितनी कंडीशन हैं आप उतने एल्स इफ लगा लें। और सबसे आखिर में आपके पास होता है एल्स। एल्स आपके पास कब इस्तेमाल होता है? जब आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ना इफ़ की और ना एल्स इफ की। तो ये कब एग्जीक्यूट होती है बॉडी? एग्जीक्यूट्स व्हेन नो कंडीशन इज़ ट्रू। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपकी एल्स इफ की होती है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें यूज़र चॉइस एंटर करेगा और अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को कर सकेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम ये वाले प्रोग्राम से ले लेते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं क्लोज। कंट्रोल ए सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे हम जो है वो इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। टीचर num1 num2। मैसेज प्रिंट करवाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कर लेते हैं। printf program to calculate basic operation। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन का प्रोग्राम है हमारे पास। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, printf /n स्पेस 1 डॉट स्पेस एडिशन। और इसी को हम रीयूज़ करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। टू, फिर हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। और आखिर में हम कर देते हैं डिवीजन। ऑलराइट, और ये आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4, सॉरी। अब हम यूज़र से क्या लेते हैं, यूज़र से हम चॉइस ले लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं एंटर योर चॉइस। यूज़र 1 2 3 4 में से कुछ भी एंटर कर सकता है और उसको हम चॉइस के वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लेते हैं। scanf %d कॉमा %, चॉइस। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास प्रोग्राम की लॉजिक स्टार्ट होती है। अच्छा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम की यहाँ से हमारे पास लॉजिक स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, ओके, यूज़र से हमने 2 नंबर इनपुट भी लेने, वो भी उसके बाद हमारे पास लॉजिक चेक होगी। printf एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। और scanf, आप ये काम एक ही लाइन के अंदर भी कर सकते हैं मगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको अलग अलग लाइन में ले रहा हूँ।
%d कॉमा %, num1 जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, और इसी पूरी लाइन ऑफ कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको एंटर सेकंड नंबर और यहाँ पे num2। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन कैसे चेक होगी, इफ़ सबसे पहले हम चेक करेंगे CHOICE, चॉइस इज़ डबल इक्वल्स टू 1। अगर चॉइस डबल इक्वल्स है 1 के तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड रन करो, ये। और इस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो एडिशन के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट एफ quotation marks /n sum of two numbers is, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमा x प्लस y, सॉरी num1 प्लस num2, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 जो भी होगा वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब यही सारी रिपीटेशन होगी। ये हमारे पास है चॉइसेस डबल इक्वल्स टू 1। इसी को जो है वो हम रिपीट करते हैं। इसको हमने यहाँ कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। दूसरे में हम इफ़ यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि दूसरी कंडीशन के लिए हम एल्स इफ लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे चॉइसेस 2, यहाँ पे सम के बजाय हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे num1 प्लस num2 के बजाय क्या हो जाएगा, num1 माइनस num2। इसी तरीके से जो हमारे पास तीसरी कंडीशन थी, पहली थी देखें एडिशन, दूसरी थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन, तीसरी मल्टीप्लिकेशन और चौथी डिवीज़न। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल दो एल्स इफ की कंडीशन और बनानी है, और बनानी भी नहीं है, जस्ट हमें एडिट करनी है। यहाँ पे हमने लिखा एल्स इफ, चॉइस चेंज की 3, यानी कि अगर ये वाली 3 एंटर करेगा तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। यहाँ पे हमने मैसेज चेंज किया, सब्ट्रैक्शन सम के बजाय हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हमने ऑपरेशन चेंज कर दिया, num1 स्टार num2 कर दिया। स्टार बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आखिर में हमने चॉइस कर दी 4, यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स इफ चॉइस इज डबल इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे हमने कर दिया डिवीजन, और यहाँ पे हमने कर दिया num1 डिवाइडेड बाय num2। अब ये तो हमारे पास 4 कंडीशन हो गई। अगर इनमें से कोई भी नंबर या कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो बेसिकली क्या होगी, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं एल्स के अंदर, प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 4, यानी कि 1 से 4 के अलावा अगर यूज़र कोई और नंबर एंटर करेगा तो वो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ये कौन सा ब्रैकेट है, ये मेन का है, तो इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट हमारे पास गलत आ रहा। अच्छा, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसको सेव, सी सोर्स प्रोग्राम, और एल्स इफ कैलकुलेटर, इसके नीचे एक ब्रैकेट आएगा, रिमूव कर दिया आई गेस, और यस अब सही। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को F11 चला के रन करते हैं। लेट्स सी द एरर, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। अच्छा, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया,
F11 एंड नाउ आवर प्रोग्राम इज रेडी। एंटर योर चॉइस के बाद भी हम एक स्लैशन लगा देते हैं ताकि एंटर योर चॉइस, यहाँ पे हम एक स्लैशन लगा देते हैं। फिर उसके बाद एक स्लैशन हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक स्लैशन हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि हमारी प्रोग्राम की जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। बाकी इससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम टू कैलकुलेट बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन, एंटर योर चॉइस। फॉर एग्जांपल मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने प्रेस किया 3 और एंटर प्रेस किया। एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल पहला नंबर मैंने एंटर किया 12। एंटर सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर मैंने एंटर किया 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़, और कोई हमने लॉजिकल एरर किया है प्रोग्राम के अंदर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़ क्यों नहीं दिखा रहा? ओ यस, वी फॉरगॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया, ठीक है। सब जगह होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़ परसेंटेज दी, ये सबके अंदर होगा। Ctrl+C, फिर उसके बाद यहाँ पर भी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती हैं। लाइव प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं तो विजिबिलिटी हमारी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंटर योर चॉइस 3, एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकंड नंबर 2। अब देखें इसने बिल्कुल सही हमें आंसर दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़ 24। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। इस प्रोग्राम को हम जब दोबारा से रन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन, तो एडिशन के लिए मैंने 1 एंटर किया। उसके बाद एंटर फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया 18। एंटर सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 3। तो 18 और 3 का जो सम होता है वो होता है 21। तो दो डेफिनेटली हमारे पास प्रोग्राम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ठीक चल रहा है, तो बाकी भी ठीक चल रहे होंगे। अब हम एक फॉल्स वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 के बजाय दे दिया 5। तो जैसे ही मैंने 5 एंटर किया तो यहाँ पर जो है वो दे रहा है 12 और 3। अब देखें यहाँ पर 5 इसने चॉइस तो ले ली, लेकिन चॉइस लेने के बाद इसने आखिर में हमें ये मैसेज दिया कि प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 4। असल में अगर वैसे तो ये प्रोग्राम ठीक है, मगर इसकी लॉजिक ये होनी चाहिए थी कि जैसे ही मैं चॉइस एंटर करता 5 तो ये डायरेक्टली हमें दे देता कि आपकी जो चॉइस है वो 1 to 4 के दरमियान होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूँ, इसको आप खुद से कोशिश कीजिएगा करने की कि अगर हम पहले चॉइस ले रहे हैं और हम 4 से ग्रेटर चॉइस एंटर कर देते हैं तो ये क्या करे, ये हमें डायरेक्टली एंटर फर्स्ट सेकंड नंबर लेने के बजाय ये वाला मैसेज प्रिंट करे। तो प्रोग्राम के अंदर छोटी सी चेंजिंग होगी, आप लोग इसको ख़ुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना हो तो फिर बता दिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। सही है, तो ये हमने कर लिया एक छोटा सा टास्क और ये हमारा एलसिफ हो गया। एक ही जो है वो वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो फाइनली जल्दी से देख ले हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है। हमने यहाँ पर यूज़ ऑफ एल्सिफ स्टेटमेंट तक कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम स्विच केस देखेंगे और नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके अंदर जो हमने थ्योरी डिस्कस की है उसको थोड़ा सा समझने के बाद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा।